जय हिंद दोस्तों, मैं अमरेश कुमार। आप देख रहे हैं ग्रो बाय AK यादव यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल पर आप लोगों को VBI क्वेश्चन क्लास 10, 12 और कंपटीशन की सारी VBI क्वेश्चन मिलेगी। दोस्तों, मेरे यहाँ DLED, CTET और जितने भी जनरल कंपटीशन की है वह VBI क्वेश्चन मिलेगी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। दोस्तों, मेरे चैनल पर जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर दबाएं, जिससे मेरा वीडियो पहले पहले आप पर ही जाएगा। तो दोस्तों, मेरे वीडियो पर बने रहें। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रो बाय AK यादव वीडियो चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने मौर्य साम्राज्य के बारे में बता दिया था। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य प्रशासन, मौर्य काल उत्तर और उसके जो वंशज थे जितने भी शक वंश, शुक, शंग वंश, पल्लव वंश, कन्ना वंश, इन सब सातवाहन वंश, इनके बारे में बता दिया था। आज चलेंगे हम लोग ये जो संगम काल, किसके बारे में चलेंगे? संगम काल। चलिए, संगम से तात्पर्य दक्षिण भारत में आयोजित होने वाले तमिल कवियों का संघ या मंडल से है। संगम का क्या तात्पर्य है? दक्षिण भारत में आयोजित होने वाले तमिल कवियों के संघ या मंडल से है। इसका आयोजन पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ। संगम काल में तीन तमिल संगमों का आयोजन किया गया था। पहला संगम अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में मदुरै में और दूसरा तोलकापियर की अध्यक्षता में औलैव कपाट पूरम में तथा तीसरा नक्कीटर की अध्यक्षता में मदुरै में आयोजित हुआ था। यानी कि संगम काल में जो है जो आयोजन हुआ था, संगम काल में 3 तमिल संगमों का आयोजन हुआ। पहला संगम अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में मदुरै में हुआ, दूसरा तोलकापियर की अध्यक्षता में कपाटपुरम में हुआ तथा तीसरा जो है नक्कीटर की अध्यक्षता में मदुरै में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट जो है चेर, क्या है? चेर के बारे में जान जाते हैं। उदयन चेर 130 ईसा पूर्व इस वंश का प्रथम शासक था। इस वंश का क्या था? शासक था। चेर वंश का प्रतीक चिन्ह धनुष था। चेर वंश का जो प्रतीक है वह क्या था? धनुष था। उदयन चेर को लाल चेर के नाम से जाना जाता है। यानी कि उदयन चेर को लाल चेर के नाम से जाना जाता है। इसने पतिनी या कन्नगी पूजा को प्रारंभ कराया। देखो आगे जो है चोल, यह प्राचीनतम संगम कालीन राज्य था। इसका प्रथम उल्लेख कात्यायन ने किया है। चोलों का प्रतीक चिन्ह बाघ है। तो चेर का जो है धनुष और चोलों का बाघ था। उसके बाद है उत्तर मेरूर शिलालेख में चोल प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। कार्यकाल 190 ईसा पूर्व इस वंश का सबसे महान शासक था। इसने वैष्णी का युद्ध जीता। कार्यकाल की चर्चा शिल्पादिकारम तथा पट्टिनमपाल जैसे ग्रंथों से मिलती है। नेक्स्ट जो है वेलनवगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी तथा ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। चोल अभिलेख में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार शाला भोग को किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि कहा जाता था। आगे चलते हैं। है पांड्य, क्या है? पांड्य राजवंश की प्रथम चर्चा मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। यानी कि पूछेगा मेगास्थनीज, इंडिका किसने लिखा? तो मेगास्थनीज ने। इसका राज्य चिन्ह मछली तथा राजधानी मदुरै है। तो पांड्य की जो है चिन्ह क्या है? मछली, और चूल का बाघ, और चेर का क्या है? धनुष। इस वंश के महानतम शासक नेडुगेलियन ने रोमन सम्राट अगस्टम के दरबार में अपना दूत भेजा था। ठीक है, आगे चलते हैं। पांड्य का तो हो गया, अब गुप्त साम्राज्य की ओर चलते हैं। पहले भी बता दिया हूँ कि जो मैं VBI क्वेश्चन सिर्फ बताऊंगा, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादा डिटेल करूँगा अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में करूँगा। ठीक है। गुप्त साम्राज्य,
मौर्योत्तर काल के पश्चात गुप्त साम्राज्य के रूप में एक केंद्रीयकृत सत्ता अस्तित्व में आई। प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। गुप्त काल को कौन सा कहा जाता है? स्वर्ण काल। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने 275 ईसा पूर्व यानी कि ईस्वी में की थी, किंतु इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, तो पूछेगा गुप्त वंश की जो स्थापना श्री गुप्त ने 275 ईस्वी में, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक था वह चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 336 ईस्वी महाराजाधिराज ये उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो पूछेगा जो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। ये जो है इनका जो शासनकाल है, ये इनका जो 300 शासनकाल है 319 से 336 तक। ठीक है, अब जो बताया जा रहा है, जो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 में गुप्त संवत की स्थापना की थी। इसने लिच्छवी राजकुमारी की देवी से विवाह की। लिच्छवी की राजकुमारी जो है कुमार देवी से विवाह किया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है समुद्रगुप्त। अब है समुद्रगुप्त, ये इनका जो शासनकाल है 335 से 375 ईस्वी तक चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। यह जो चंद्रगुप्त है उसका समुद्रगुप्त उत्तराधिकारी था। इसको लिच्छवी दोहित्री भी कहा जाता था। इसको लिच्छवी दोहित्री भी कहा जाता। B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा। इसका दरबारी कवि हिरेन हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति लेख के समुद्रगुप्त के विषयों का वर्णन किया। समुद्रगुप्त ने के सिक्कों पर व्याघ्र, पराक्रम, अप्रतिव्रत, पराक्रमांक आदि उपाधियां मिलती है। एक सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में अब चलते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो 380 से 412 ईस्वी तक के शासनकाल में गुप्तों की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र तथा द्वितीय राजधानी उज्जैनी थी। मतलब इसने कहा चंद्रगुप्त मौर्य यह जो प्रथम राजधानी कहाँ रखी थी? पाटलिपुत्र, और तथा द्वितीय राजधानी कहाँ रखी थी? उज्जैनी। ठीक है, अब जो है इसकी चीनी यात्रा फाहियान इसके शासनकाल में भारत आया था। इसने विक्रम परम भागवत उपाधि धारण की थी। इसके दरबार में नवरत्नों के कालिदास, धनवंती, छनपनक, अमर सिंह, शुंक, बेताल भट्ट, घटपर, वाराह मिहिर, वारुचि शामिल थे। इन यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में जो नवरत्न दरबार में नवरत्न शामिल थे, कालिदास, ये धनवंती, ये सब जो धनवंतरी जो थे ये सब जो शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट जो है कुमारगुप्त। अब चलते हैं किसके बारे में? कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त जो है 412 से 454 ईस्वी तक के इसका शासनकाल रहा। कुमार जो गुप्त है गुप्त शासकों के सर्वाधिक अभिलेख बनाने वाला शासक था। इसके काल में हुनों का आक्रमण था। इसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की स्थापना हुई। तो पूछेगा जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो कुमारगुप्त के शासनकाल में। इसका जो शासनकाल 412 से 454 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त स्कंदगुप्त जो है इसका 454 से 467 तक ईसा पूर्व बोला जाता है, गड़बड़ ईस्वी तक के जो शासनकाल है। गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक जो है स्कंदगुप्त था। इसने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, 455 ईस्वी में स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया। हुनों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा का श्रेय स्कंदगुप्त को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब स्कंदगुप्त के बारे में जो BBA है वो बता दिए। अब चलते हैं पुष्यभूति वंश की ओर। तो दोस्तों पुष्यभूति जो वंशज है इसके बारे में चलते हैं। इस वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने की थी। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। प्रभाकर वर्धन का इसका प्रथम प्रभावशाली शासक हुआ। इसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज की जैसी उपाधियों को धारण किया। हर्षवर्धन ने इस वंश का सबसे महान शासक था। 16 वर्ष की अवस्था में वह 606 ईस्वी में शासक बना था। हर्षवर्धन ने गौर शासक शशांक को
पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष तथा चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय बदौरी को चालुक्य के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें संभवतः हर्ष की पराजय हुई थी। हर्ष एक महान लेखक भी था। उसने प्रियदर्शिका, नागानंद तथा एवं रत्नावली नामक 3 पुस्तकों की रचना की थी। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति की पंडित तथा शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इसके बारे में हम जान लिए कि पुष्यभूति वंश के बारे में। दोस्तों आज का क्लास थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट है। ऐसे मैं क्या कहता हूँ, थोड़ा सा गाड़ी चला के मुजफ्फरपुर से आया था, तो थोड़ा क्या कहते हैं उसको, एग्ज़ाम की बारी थी तो थोड़ा आ गया। ऐसे भी अगर कोई ऐसे जो हैं मतलब कैंडिडेट जिनको बारे में मतलब बता देता हूँ कुछ, इस जो काम किससे गया था इसके लिए बता देता हूँ। ऐसे जो कैंडिडेट हैं जैसे कि अक्सर गांव में देखा करते हैं कि जब शादी उदी होती है तो इस समय पैसे कम रहते हैं किसी भी प्रकार के, तो मेरा SBI लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज है, ठीक है। मैं LM हूँ, उसका यूनिट AM यानी कि यूनिट मैनेजर जो हैं मेरे सर ही हैं जो समस्तीपुर के ही हैं। तो यूनिट मैनेजर वो मैं LM हूँ, तो वहाँ का लाइफ मित्र हूँ। तो इसमें जो वर्क होता है, जो लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं जितने भी, तो मैं इसमें बेनिफिट भी जो मेन बेनिफिट है ना वैसा दूंगा जो लाखों रुपए कमा सकते हैं, करोड़ों में कमा सकते हैं, मैं अरबों तक कमवा सकता हूँ। बट इसके बारे में थोड़ा सा गहन अध्ययन करना पड़ता है। मैं इसके बारे में सबको बताऊँगा, एक वीडियो डालूंगा लाइफ SBI लाइफ के बारे में। अगर कोई भी हो ऐसा जो SBI लाइफ के बारे में अगर कोई इंश्योरेंस करवाना चाहता हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर इसी में डायल कर दूंगा, तो मेरा नंबर एक ले लो जो SBI लाइफ के लिए स्पेशल जो हो। SBI लाइफ वाले SBI लाइफ वाले अगर इंश्योरेंस सर्विसेज करवाना चाहते हैं, इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, बेनिफिट कमाना चाहते हैं, लाखों के बेनिफिट मात्र 15 साल में हम करवा सकते हैं। आपसे केवल 7 साल ही जमा करवाऊंगा, लेकिन आपको लाखों दूंगा। सोचो, लाखों की बेनिफिट कराऊंगा, मात्र 7 साल आपको जमा करना है और लाखों आपको बेनिफिट दूंगा। तो समझो लो, 1-2 लाख नहीं, 10 लाख प्लस बेनिफिट दूंगा, 15 लाख तक भी दे सकता हूँ, मात्र 7 साल की। लेकिन उसका जो रूल रेगुलेशन है मैं बताऊंगा जिस किस तरह से जमा करना है। अगर कोई भी SBI लाइफ सर्विसेज करवाना चाहता है, इंश्योरेंस करवाना चाहता है, तो LIC ना करवा कर हमसे एक बार संपर्क करो। करवाना कहीं भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर हमसे संपर्क में आओगे तो मुझसे परामर्श ले लो कि हाँ SBI लाइफ में से इंश्योरेंस किस प्रकार की होती है। भारत में कहीं पे भी सर्च करो SBI लाइफ के बारे में, कहीं पे भी, वर्ल्ड में कहीं पे भी देख लो, मेरा आगे ही रहता है। तो अगर इस प्रकार के अगर किसी को चाहिए तो हमसे संपर्क करना, अन्यथा कोई बात नहीं है। इस पे बने रहना एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा बोर्ड सा लग गया, थोड़ा सा, ऐसा कोई बात नहीं है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।